दोस्तों नमस्कार। देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और ख़ासकर ईडी पर मुझे गर्व होता है। जब इधर विगत वर्षों में खासकर एक दशक में जब इनके कार्यालय देश में कई और जगह पे खुले, इनका विस्तार हुआ, अधिकारियों की संख्या में विस्तार के साथ साथ दर्ज मुकदमे अब हज़ारों की संख्या में दिख रहे हैं। पर इसके रिस्पेक्ट में जब हम कन्विक्शन रेट्स को देखते हैं, जैसा कि सत्येंद्र पे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश सिन्हा जी ने बताया कि ये रेट बहुत ही कम है, तब मैं इन दर्ज एफआईआरों की भीड़ में इस कन्विक्शन रेट को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ही समझता हूँ। बहुत से लोग इसको अधिकारियों की इफ़िशियंसी या दक्षता या पॉलिटिकल प्रेशर इत्यादि से जोड़ना चाहेंगे, जिससे मैं अपने आप को पूरी तरह अलग रखते हुए असहमति भी जताता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कुछ अन्य कारण इस एवज में, इस लो कन्विक्शन रेट के संदर्भ में देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से एक कारण तो स्वयं उस सिस्टम से रिलेटेड है जिस सिस्टम के रूल्स रेगुलेशंस के दायरे में हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और हमारे ऑफिशियल्स, जिस पे हमें गर्व है, वो कार्य करते हैं अपने मिनिमम रिसोर्सेज में। मसलन मान लीजिए कि हवाला ट्रांजैक्शन छोड़िए जनाब, अगर मान लीजिए कि जो फंडिंग हुई है वो छोटे छोटे चेक्स के माध्यम से किसी पार्टी को दिया गया है, तो उसको आप कैसे सीधा सीधा क्राइम से रिलेट करेंगे? खासकर क्राइम जब एलिज्ड क्राइम जब ये बताया जा रहा हो कि वो पॉलिसी लेवल पे टेंडरिंग और किस तरह से वर्किंग होगी, जो उस टेंडर को लेगा इत्यादि पर जो वहाँ पे छूटे हैं, उससे कैसे आप उसको जेड़ेंगे? खासकर तब जब पॉलिसी जो बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव रूप में बनाई जाती है, और उसमें जो रोल होता है कहीं ना कहीं जो वो पर्दे के पीछे ब्यूरोक्रेट्स का ही होता है। आपको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके कैबिनेट का रोल तो होता ही है। दूसरी बात यह है, चूँकि पॉलिसी लेवल पे इस तरह के चेंजेस कई और तरीक़ों पे भी देखे जा सकते हैं इस कलेक्टिविटी के नाम पर, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्सेस में रियायत हो या फिर बैंकिंग सिस्टम में नॉर्म्स में क्या बोलते हैं, जो लोग देश से पैसा लेके भाग गए हों तो कुछ उस तरह के फेवरेबल नॉर्म्स भी हो सकते हैं। मैं डायरेक्ट कोई किसी पे वार नहीं कर रहा हूँ या किसी कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं पॉलिसी लेवल पे चीज़ों को बता रहा हूँ। या मान लीजिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड में ज़्यादा एफडीआई लाने के नाम पर जो अल्टीमेट फाइनल बेनिफिशियरी कौन है, उनके नॉर्म्स में बदलाव, जैसा कि मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट्स में आता है इत्यादि की चीज़ें, क्या पता वो देश के हित में भी हों। लेकिन इस तरह की चीज़ों को आप कैसे जोड़ पाएंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर तब जब आपका सिस्टम स्वयं एक ऐसा लीगल व्यवस्था दे रहा हो और वो भी पूरी तरह से उपयोग। जी हाँ, मेरा इशारा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरफ है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसमें दी जाने वाली फंडिंग या जो लोग उसको दे रहे हैं वो पूरी तरह से ओपेक है, उसको ओपन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर पॉलिसी रिलेटेड जो फेवर्स हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी को जो गेन हुआ, अगर वो इस तरह के ओपेक इलेक्टोरल बॉन्ड्स से हैं, तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करेगी? तब तो ना हवाला की ज़रूरत पड़ती है, क्या बोलते हैं, इस तरह के क्राइम को अंजाम देने में जिसका एलिज किया जा रहा है, ना ही छोटे छोटे चेक्स इत्यादि पर किसी पार्टी को फंड करने में। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाहूँगा। दूसरा पॉइंट ये है, चूँकि पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व लोग जो होते हैं वो स्वयं मजबूत लोग होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग होते हैं, तो और दूसरी बात करप्शन जाहिर सी बात है कि सत्ता के साथ ही होता है। और खासकर हवाला ट्रांजैक्शंस को अगर हम देखते हैं तो अगर ये पुराने हो जाते हैं तो मनी ट्रेल एस्टेब्लिश करना बहुत ही दिक्कत का काम होता है। तो इस लिहाज से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को स्वयं ये भी देखना चाहिए कि देश में जितने भी दलों की सरकारें हैं, जो भी सरकारें हैं, तो उन सारे सरकारों से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं, आरोप हैं, तो वो भी उनके जो भी उन्होंने एफआईआर दर्ज की हैं तो उनका भी वेटेज दिखना चाहिए, उन पर भी उसी हिसाब से जांच दिखनी चाहिए। वो बात अलग है कि
कि वो उनका इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का उनके विवेक पर निर्भर है कि वो कौन सी फाइलों को कब ओपन करते हैं, कब क्लोज करते हैं, कब के हाथ तक देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पे भी उनको एक नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारत के खजाने के प्रहरी हैं और उन पर किसी भी तरह का जो बायस अनबायस जो रिपोर्टें मैं दिन रात सुनता रहता हूँ वो मुझे खिन्न करती हैं। मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ। तीसरी जो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को खासकर बहुत ही स्पेशल प्रोविजंस प्राप्त हैं, खासकर गिरफ्तारी के संबंध में, चूँकि उनका काम ही ऐसा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन पकड़ने में बड़ी दिक्कत होती है, पावरफुल लोग होते हैं। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट हैं, सब कुछ हैं, तो जैसा कि अभी शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित में कम से कम बताना चाहिए। मैं लिखित में इसलिए इसको सही मानता हूँ क्योंकि जो आरोपी है उसको कम से कम उसके फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स बेल के लिए जब वो अप्लाई करता है तो ये चीज़ें उसके पास होनी ही चाहिए, खासकर इन स्थितियों में जब दर्ज एफआईआरों की तुलना में कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। तो इस लिहाज से हाँ, बेल स्टेज पर क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो बेल के डिनायल के लिए वो क्या प्राइमा फेसी या क्या एविडेंस रहे थे या किस एविडेंस को और वो कलेक्ट करना चाहते हैं इत्यादि पे अपने तर्ज डिनायल के लिए वो वहाँ पर ज़रूर मजबूती से रख सकते हैं और टाइम मांग सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जैसा कि वैसे आजकल मैं ज़्यादा ही कुछ केसेस में सुनता आ रहा हूं मीडिया रिपोर्टिंग में, जैसा कि अभी संजय राउत जी का ही केस था जो शिवसेना के वरिष्ठ संपादक हैं, तो उनके ही केसेस में माननीय कोर्ट ने एक स्टेज पर बेल के समय बहुत ही एडवर्स कमेंट किया था, तो कि इनके खिलाफ तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं है। अभी हालिया 2 मुकदमे में ऐसा कुछ सुनने को मुझे आ रहा है। मैं स्पष्ट रूप से नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इससे जो उनकी जो साख होती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की, वो जो पब्लिक में वो उस पर बट्टा लगता है। हमारी प्रीमियम एजेंसीज अगर अपनी साख को उनको एकदम अच्छे से रखना है, क्योंकि वो इनकी साख देश में ही नहीं विदेश तक में भी इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, ये टार्निश नहीं होनी चाहिए। चौथा, मैं ये मानता हूँ चूँकि कन्विक्शन रेट बहुत होने से और सख्त प्रावधान होने से और गिरफ्तारी और बेल में कभी कभी वर्षों भी खप जाते हैं, पता लगता है बाद में कुछ मिला ही नहीं, तो प्रक्रिया ही क्या बोलते हैं दंड न बन जाए, प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं पॉलिटिकली किसी को ख़त्म करने का उद्देश्य ना बन जाए, अपोनेंट्स को डाउनग्रेड करने का या फाल्स प्रोपेगेंडा का वो ना बन जाए। तो इस लिहाज से मैं ये देखता हूँ चूँकि फाइनल सर्च हर चीज़ का डिस्पोजल जो हमारे माननीय कोर्ट के सामने ही आना है, अल्टीमेटली माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हमारे संविधान के हमारे सिटीजन के लिए फंडामेंटल राइट्स का गारंटर भी है और संविधान की फाइनल जो व्याख्या का अधिकार भी उन्हीं को है। तो अल्टीमेटली जो अफेक्टेड पार्टीज हैं एक्चुअली में वो सिटीजन्स हैं और जो कोर्ट्स हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक कंसर्न सिटीजन के नाते मैं ये अपील करना चाहूँगा कि कोर्ट स्वयं एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए तय करे, एक कमेटी के रूप में, जो कमेटी डायरेक्ट कोर्ट के अंदर में हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो परमानेंट हो और वो पीरियाडिक रिव्यू इन एजेंसीज का, उनके निदेशक की नियुक्ति से लेकर उनके कार्यकाल में कौन कौन से एक्शंस हुए, कौन कौन से फाइलों पे कॉग्नाइजेंस लिया गया, नहीं लिया गया, कौन कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स पर सिलेक्टिवली देखा गया और कौन सी इंपॉर्टेंट मीडिया रिपोर्ट्स को छोड़ दिया गया या लेटर्स को, ताकि ये अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म इतनी मजबूत हो जाए कि जो अननेसेसरी बहुत से मामलों में एफआईआर दर्ज होती है और जो कन्विक्शन रेट इतना कम है, ये कन्विक्शन रेट बहुत इम्प्रूव हो सके, अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके और जो संस्थान है वो बिना किसी दबाव में उस बेंचमार्क में काम कर सकें, जिससे जो हमारे जो प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इनकी जो साख रहे वो वर्ल्ड लेवल पे रहे और ये जनता के प्रति पूरी तरह से अकाउंटेबल रहे। कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो सत्ता से रिलेटेड
होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कमेटी अकाउंटेबिलिटी इत्यादि की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट और सशक्त ऑर्गेनाइजेशन जो इस समय देश का है, जो हमेशा ही रहा है हमारे डेमोक्रेसी में, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही इसलिए इस लिहाज से इस अकाउंटेबिलिटी के लिए मैकेनिज्म के लिए फिट बैठता है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। सत्य हिंदी पे जनादेश चर्चा पे वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी को, राजेश बादल जी को जरूर सुनिएगा अरुण त्रिपाठी जी के साथ। तो वहीं दीपक शर्मा शो पर अशोक वानखड़े, टाइगर जी और जावेद अंसारी साहब को भी सुनते रहिए वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी जी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।